हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं 28 और 29 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्लिक न्यूज़पेपर्स आर एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी का जो स्ट्रगल था साउथ अफ्रीका में, उससे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या न्यूज़पेपर रिलेटेड है। फर्स्ट इज इंडियन मिरर, फर्स्ट इज इंडियन ओपिनियन, सेकंड इज इंडियन मिरर, थर्ड इज इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन या फोर्थ इज पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कौन से इनमें से हैं जो कि महात्मा गांधी के स्ट्रगल से एसोसिएटेड हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शंस 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4 या 2 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली प्रपोजल्स आर करेक्ट। तो दिल्ली प्रपोजल जो थे आपको बताना उनमें से कौन कौन सी ये प्रपोजल्स थे दिल्ली प्रपोजल के अंतर्गत। फर्स्ट इज जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स, सेकंड इज मुस्लिम्स मस्ट हैव 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, इट डिमांडेड टू मेक सिंध अ सेपरेट प्रोविंस। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से रिकमेंडेशंस जो थे, कौन कौन से जो कहना चाहिए इनमें रिकमेंडेशन थे दिल्ली प्रपोजल से रिलेटेड थे। ठीक है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू टेल मी। ठीक है ना। तीसरा आपके लिए जो सवाल है वो है, कराची सेशन ऑफ 1931 ऑफ कांग्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो कराची सेशन जो 1931 का है इंपॉर्टेंट इनमें से किस कारण से है। दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। फर्स्ट इज द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड हेयर। सेकंड है, द कांग्रेस लॉन्च्ड द सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन सेशन, कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या कांग्रेस spelt the true meaning of स्वराज in this session। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रीजन था जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द कराची सेशन। ठीक है ना, तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप जरूर इसका आंसर बताएंगे। तो एक एक करके मैं अगर आपको आंसर दूँ तो पहला सवाल जो मैं आपको बता दूँ, देखो इंडियन मिरर जो है वो नहीं था। क्यों नहीं था इंडियन मिरर, तो आपको बता दूँ इंडियन मिरर वॉज द इंग्लिश पेपर विच वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर एट कैलकाटा इन 1862। तो इंडियन मिरर एक्चुअली में देवेंद्र नाथ टैगोर का था, कैलकाटा में 1862 में उन्होंने स्टार्ट किया था। दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज नॉट देयर। ठीक है ना, याद रखिएगा। और सेकंड जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो पूछा था रिगार्डिंग द दिल्ली प्रपोजल्स। तो दिल्ली प्रपोजल्स जो है 1927 के बहुत फेमस प्रपोजल्स हैं। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे उन्होंने दिल्ली में मिले एंड मुस्लिम लीग का जो सेशन था उसमें, एंड उन्होंने 4 प्रपोजल्स बनाए बेसिकली, और दीज प्रपोजल्स वर एक्सेप्टेड बाय द मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस ऑल्सो। 1927 में ही फिर मद्रास सेशन होता है जिसमें इनको एक्सेप्ट भी किया गया था। ये जो 4 प्रपोजल्स थे वो थे, पहला था जॉइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि जो पहला पॉइंट मैंने दिया है। दूसरा, मुस्लिम्स मस्ट हैव 1/3 रिप्रेजेंटेशन, है ना, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स करेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये भी सही है। देन इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो पंजाब एंड बंगाल में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और चौथा था कि इन्होंने एक्चुअली में 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाने की बात की थी, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब अगला जो सवाल है, तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कराची सेशन इनमें से किस रीजन से वो फेमस था। तो एक्चुअली कराची सेशन देखो बहुत सारे रीजंस के कारण फेमस था। एक्चुअली जो ऑप्शंस में दिए हैं वो तो मेन रीजंस भी नहीं थे। इनमें से जो रीजन था वो था चौथा, कांग्रेस ने सबसे पहली बार इसमें स्वराज का ट्रू मीनिंग बताया, स्वराज का ट्रू मीनिंग बताया। दूसरा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें नेशनल जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका रेजोल्यूशन और फंडामेंटल राइट्स पे जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया था। तो ये 2 रीजंस इधर के थे इंपॉर्टेंट, और एक ही तीसरा था, स्प्रेड द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज इन दिस सेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है कि उनका स्टैटिक पार्ट वीक रह गया है या स्टैटिक पार्ट उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी या इन्वायरमेंट साइंस के साथ, तो उसके लिए हमने कोर्स स्टार्ट ऑलरेडी किया हुआ है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की गारंटी मेरी है कि जो कंटेंट रहेगा वो चूँकि मैं ही बना रहा हूँ, तो दैट इज़ अ श्योरिटी कि आपको वहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, वी वॉन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई वॉज ट्रैवलिंग यस्टरडे, सो मैं खुद परेशान था। आधा मैच तो मैंने देख लिया था, लेकिन आई वॉज वेरी टेंस आफ्टर कोहली एंड रोहित गॉट आउट, बट थैंक्स टू आई डोंट नो thanks to Ravindra Jadeja and thanks to Hardik Pandya, they played such a beautiful inning
सूर्या ऑल्सो प्लेड सम गुड शॉट्स बट ओवरऑल वी वॉन द मैच, दैट इज़ द मेन थिंग, है ना, तो दैट इज़ द थिंग। इंडिया रिफर्स टू ताइवान स्ट्रेट मिलिटराइजेशन। तो अब यहाँ पे हम ताइवान स्ट्रेट पहले आपको दिखा दें। तो जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे हैं, दिस इज़ ताइवान स्ट्रेट, तो दिस इज़ ताइवान एंड दिस इज़ ताइवान स्ट्रेट एंड दिस पार्ट इज़ चाइना। तो ये तीनों ही है, काफ़ी बड़ी फोटो वैसे एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप ताइवान देख रहे हैं, ताइवान स्टेट दिख रहा होगा, और दिस इज़ ताइवान स्टेट, दिस इज़ चाइना। अब देखो ताइवान से टच, मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था आपसे, ताइवान को कौन कौन टच करता है, तो ताइवान के यहाँ ईस्ट चाइना सी, देखो ऊपर ही ईस्ट चाइना सी है, ठीक है ना, ये आपको दिख गया होगा। देन आपको यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट दिख रहा होगा, दिस इज़ ताइवान स्ट्रेट। देन यहाँ पे आपको फिलीपीन सी दिख रहा होगा, देन यहाँ पे साउथ चाइना सी दिख रहा होगा, तो साउथ चाइना सी भी टच करता है, ताइवान स्ट्रेट तो टच करता ही करता है। ऊपर आपको वो दिख रहा होगा कि ऊपर इसको ईस्ट चाइना सी भी कर रहा है। नीचे ताइवान के नीचे जस्ट ल्यूजॉन स्ट्रेट है, देयर इज़ ए स्ट्रेट कॉल्ड ल्यूजॉन स्ट्रेट, इज़ इन द साउथ प्रॉक्सिमिटी ऑफ ताइवान, तो ये भी आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन या आइलैंड्स भी हैं, जैसे मैंने एक बार आपको मत्सू आइलैंड के बारे में बताया, तो ये देखो आपका मत्सू आइलैंड है ना, मत्सू आइलैंड इज़ लोकेटेड हेयर, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इंडिया ने पहली बार बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ बोला है जो कि कहना चाहिए कि ताइवान से रिलेटेड है। अदरवाइज़ हम ताइवान में वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ में आते हैं। वन चाइना प्रिंसिपल मतलब हम ताइवान को सेपरेटली रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, हम इसको एज ए पार्ट ऑफ चाइना ही रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जैसे कि चाइना बोलता है, चाइना कहता है कि भाई देखो हम अलग नहीं है, दो चाइना नहीं है, केवल एक ही चाइना है, वो है PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, कोई ROC नहीं है, रिपब्लिक ऑफ चाइना करके कोई नहीं है, ROC ताइवान खुद को बोलता है, ठीक है ना, तो ये याद रखेगा। और ताइवान का देखो पुराना ये एक नाम है फॉर्मोसा, तो कभी आपको अगर फॉर्मोसा लिख के दे दिया गया कि फॉर्मोसा क्या है और ऑप्शंस में आपको दे दिया कि समोसा है, ये है, वो है, तो उसमें समोसा मत कर देना, फॉर्मोसा इज़ एक्चुअली ताइवान, है ना, तो दैट इज़ व्हाट यू शुड रिमेंबर एज वेल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो वन चाइना प्रिंसिपल भी समझ में आ गया आपको और ताइवान भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो इस बार बजट सेशन में लाइकली टू बी प्रेजेंटेड इन द बजट सेशन। डाटा प्रोटेक्शन के लिए जो कमेटी बनी थी वो याद रखिएगा, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी थी, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी थी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। फिर उसके बाद एक बिल लाया गया था, डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, और डाटा प्रोटेक्शन बिल को फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा गया। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसमें 80 से ज़्यादा 80+ अमेंडमेंट सजेस्ट किए, जिसके बाद बिल को वापस रिट्रैक्ट कर लिया गया, वापस खींच लिया गया। अब दोबारा डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है बजट सेशन में लाया जाएगा। सेशन की बात चली तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 85(1) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है प्रेसिडेंट को टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। याद रखेगा, आर्टिकल 85 का 1 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एज ही थिंक्स फिट, लेकिन 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द नेक्स्ट। मतलब कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। द मैक्सिमम दैट गैप दैट कैन हैपन इज ऑफ 6th month, ठीक है ना, अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 85(2) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द सेशन, है ना, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन इज कॉल्ड द प्रोरोगेशन, ठीक है। ये प्रोरोगेशन की पावर किसके पास है, ये भी प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 85(2) के तहत ये पावर है। 85(1) के तहत क्या है, समनिंग की, 85(2) के तहत क्या है, प्रोरोगेशन की पावर है, ठीक है ना। अब बाकी वो भी तो आपको पता होगा, एक एडजर्नमेंट होता है, एक एडजर्नमेंट सीने डाई होता है। तो एडजर्नमेंट जब होता है तो हालांकि उसमें बताते हैं कि रीअसेंबल कब होंगे, जैसे बोल देंगे भैया हाउस जो है वो 2 बजे तक के लिए एडजर्न हो जाएगा। और अगर एडजर्नमेंट सीने डाई है, अगर सीने डाई है तो इसका मतलब है कि उसमें नेक्स्ट कब रीअसेंबल होगा ये डेट नहीं बताई जाती है, तारीख नहीं बताई जाती है ना। तो जब तक वो एडजर्नमेंट है तो एडजर्नमेंट में नॉर्मल एडजर्नमेंट बताएंगे कि भैया 2 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न है या कल तक के लिए हाउस एडजर्न है, लेकिन अगर एडजर्नमेंट सीने डाई है तो वो नेक्स्ट उसकी टाइमिंग नहीं बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं जॉइंट सिटिंग का ही बता दूं। जॉइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 108 के तहत है। आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग होती है, प्रेसिडेंट ही कॉल करता है जॉइंट सिटिंग के लिए, और तब होता है जॉइंट सिटिंग का जब ऑर्डिनरी बिल होता है, मतलब एक बिल एक हाउस ने पास कर लिया लेकिन दूसरे हाउस ने आइदर रिजेक्ट कर दिया हो या दूसरे बिल ने उसको कुछ डिसएग्रीमेंट आ गया हो, है ना, या फिर दूसरा हाउस के पास बिल गए हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया हो, है ना, 6 मंथ से ज़्यादा, मतलब एक डेडलॉक माना जाता है, इम्पास माना जाता है ना, डेडलॉक को दूर करने के लिए ऑर्डिनरी बिल के ही केस में होता है ना, तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 के तहत। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना।
अब कल की एक न्यूज़ बड़ी प्यारी थी फ्रंट पेज की, लाइफ टाइम पर्क्स फॉर द फॉर्मर CJIs एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो फॉर्मल जो CJI हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, एक ही हफ्ते में दूसरी बार इन रूल्स को अमेंड किया गया है, ठीक है ना। द रूल्स हैव बीन अमेंडेड फॉर ट्वाइस इन वन वीक। एक ही हफ्तों में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड जजेस के लिए जो रूल्स थे उनको अमेंड करते हुए बहुत सारे पर्क्स दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दीज एक्स्ट्रा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट के बाद देखो, डोमेस्टिक हेल्प एंड शॉफर टू लाइफ टाइम फॉर रिटायर्ड CJI एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो ये लाइफ टाइम के लिए मिल गए। देन सेक्रेटेरियल असिस्टेंस CJI को लाइफ टाइम के लिए दे दिया गया। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड फॉर 5 years फॉर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 3 years फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी दे दिया गया। देन कोर्टसीज एट एयरपोर्ट लाउंजेस एज पर प्रोटोकॉल टू द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। देन मंथली फोन इंटरनेट बिल रीइंबर्समेंट अप टू 4200। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बेनिफिट जो है ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए जा रहे हैं। तो पता नहीं क्यों दिए जा रहे हैं, दे वांट समथिंग इन रिटर्न और नॉट, आई डोंट नो, बट इट्स थिंग विच इज़ देयर। इट्स D-Day स्टेज सेट फॉर डिमोलिशन ऑफ ट्विन टावर्स इन नोएडा। तो ये कल की ही न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिमोलिशन हुआ है 2 टावर्स का, और ये 2 टावर जो है उनको ट्विन टावर भी कहा जाता है, दे आर नोन एज ट्विन टावर, है ना। एंड ये सुपरटेक की इलीगल बिल्डिंग मानी जाती थी। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इलीगल बिल्डिंग ऑफ सुपरटेक इन सेक्टर 93A, जिसको कि हटाया गया, डिसअपियर करा दिया गया है, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ थिंग एंड दीज आर द ट्विन टावर्स नोएडा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी चाहिए, पता रहना चाहिए, है ना। और दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, है ना, तो याद रखिएगा। अब कल के न्यूज़पेपर की एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी थी कि ट्विटर्स विसल ब्लोअर, तो ट्विटर का एक विसल ब्लोअर सामने आया है जिसका नाम है पीटर मुडगे-ज़ैटको। एंड पीटर ज़ैटको का कहना है, ही वॉज द फॉर्मर हेड ऑफ सिक्योरिटी एट ट्विटर। उन्होंने कहा है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स किया द सोशल मीडिया नेटवर्क टू हायर इट्स एजेंट, है ना। देखो लिखा हुआ है कि द इंडियन गवर्नमेंट फोर्स्ड द सोशल मीडिया नेटवर्क टू हायर इट्स एजेंट हु देन हैड एक्सेस टू सेंसिटिव यूजर डेटा। उसका कहना है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स किया ट्विटर को कि वो अपने एजेंट्स को हायर करवाए, उसके बाद उनको एक्सेस थी ऑफ द सेंसिटिव डेटा, है ना। द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पुट आउट बाय पोस्ट आइडेंटिफाइज हिम एज अ सिक्योरिटी लीड इन अ नंबर ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो जो व्यक्ति है वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ही वॉज अ सिक्योरिटी लीड एंड उनका ये कहना है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखो दिक्कत क्या थी, ट्विटर ने कहा कि भैया ज़ैटको का भी कुछ दिनों पहले ही हटाया गया था, इस कारण से हो सकता है कि ज़ैटको जो है वो अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। एंड ज़ैटको का एलिगेशन दूसरा ये है कि इट हैज़ अलाउड टू मेनी पीपल इन द सिस्टम टू एक्सेस सेंसिटिव डेटा। ज़ैटको का एक एलिगेशन ये भी है कि ट्विटर ने बहुत सारे लोगों को एक्सेस दे रखी है ऑफ द पर्सनल डेटा ऑफ द पीपल। जो लोगों का सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसका एक्सेस ट्विटर ने बहुत सारे लोगों को दे रखा है। एक्सेप्शन करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों को दे रखा है, ठीक है ना। और ज़ैटको का ये भी कहना है, द इंडियन गवर्नमेंट फोर्स्ड ट्विटर टू हायर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हु वर गवर्नमेंट एजेंट्स, है ना, और दे विल हैव एक्सेस टू द ट्विटर सेंसिटिव डेटा एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ ट्विटर्स कम्युनिकेशन टू इट कमिटमेंट्स टू इट्स यूज़र। तो उसने एलिगेशन ये लगाया कि भैया ये तो एक तरीके से अपना जो ट्विटर का कमिटमेंट है उसको ब्रेक कर रहे हैं वो, है ना, एंड दे आर डूइंग दिस। और वहीं पे ट्विटर का कहना है कि भैया इट इज़ अ फाल्स नैरेटिव, है ना, एंड जो प्राइवेसी है लोगों की वो बिल्कुल हमारे लिए पैरामाउंट है। एंड वही वाली आप देखना ये है कि किस तरीके से ये एलिगेशन सामने आते हैं और किस तरीके से सही ठहरते हैं या नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। हाउ डिड द बिल्किस बानो कन्विक्ट्स वॉक फ्री। अब ये आपको वैसे बिल्किस बानो का केस मैंने पूरा बताया था, फिर भी उसमें से जो इशूज़ हैं वो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ केवल आपके लिए। पहला जो इशू है वो ये है कि जो रिमिशन दिया गया वो 1992 की पॉलिसी से दिया गया है, ना कि 2014 की पॉलिसी में, जब 2014 में पॉलिसी चेंज हुई थी। 2014 के अकॉर्डिंग इन कन्विक्ट्स को, रेप कन्विक्ट्स को नहीं मिल सकती थी रिमिशन, लेकिन 1992 की पॉलिसी मिल सकती थी, और दैट इज़ अ थिंग, ठीक है। दूसरा जो इसमें इशू था वो ये था कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से रिमिशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तो उसको सेंटर के साथ उसको डिस्कस करना होता है, और सेंटर के कॉन्ग्रुएंस में, मतलब जब तक सेंटर एग्री ना करे तब तक वो इस तरीके से रिमिशन नहीं दे सकते, उस वैसे वो भी इस स्पेसिफिक केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा एलिगेशन जो लगा है वो ये लगा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, जो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अपने मन से दे दिया है, ना कि सेंटर से कंसल्ट करके। तो कंसल्टेशन नहीं हुआ है, दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ मालाफाइड एंड ऑल, ठीक है ना।
तीसरा इसमें जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो केस था वो गुजरात में हुआ था, लेकिन जो ट्रायल चल रहा था वो महाराष्ट्र में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भैया जो स्टेट ऑफ जहाँ पे क्राइम हुआ है यानी कि स्टेट ऑफ गुजरात, हालांकि ट्रायल चल रहा था महाराष्ट्र में, फिर भी उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ गुजरात विल एक्चुअली डिसाइड ऑन दिस मैटर। तो ये भी एक इशू बना रहे हैं लोग कि भैया ऐसा क्यों हुआ, जहाँ ट्रायल चल रहा था वही स्टेट को डिटरमाइन करने देते, है ना। सो दैट वाज द थर्ड मेजर इशू विच वॉज देयर। एंड चौथा जो इशू ये है कि ये जो केस था इट वॉज हाईली मतलब इनअप्रोप्रिएट केस फॉर रिमिशन। इट वॉज हाईली मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स में आता है ये। एंड इट वॉज वेरी पैथेटिक, वेरी डिस्टर्बिंग केस, वेरी इंटेंस केस, जिसमें कि इस तरीके का जो प्रेसिडेंट है वो सेट नहीं करना चाहिए था। दैट इज द थिंग। इसके अलावा एक पांचवा इशू ये भी है कि जो रिमिशन कमेटी होती है उसमें एक्चुअली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन सब चीज लोगों को इन्वॉल्व करके आपको करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो कमेटी बनी थी केवल 2 बीजेपी के कोई लेजिस्लेचर्स थे, उनको इंक्लूड करके ये कमेटी बना दी गई गुजरात में, और 2 एमएलएज को जोड़ करके बीजेपी एमएलएज ने ही इसको डिसाइड कर लिया। सो ये जो एक्सपर्टीज था कमेटी का वो मिसिंग था, एंड दैट इज वाई इट वॉज अ इशू एज वेल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। The most powerful rocket ever built will soon launch, carrying the Orion capsule that NASA hopes will soon transport astronauts back to the moon। तो अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नासा जो है आप लोगों को पता है नासा का आर्टेमिस मिशन चल रहा है ना, विच इज़ अ यूनिक स्पेस क्राफ्ट दैट विल टेक फ्लाइट, है ना। ये आर्टेमिस चल रहा है ऑलरेडी, है ना। द नेक्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन बोलते हैं जिसको, है ना। ओरियन जो है नासा का सबसे नया स्पेस क्राफ्ट है विच इज़ बिल्ट फॉर ह्यूमंस एंड इट इज़ डेवलप्ड टू बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून, ठीक है ना। तो ओरियन जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगा, विच विल बी अ की पार्ट ऑफ सेंडिंग पीपल टू द मून फर्स्ट एंड देन लेटर टू द मार्स, ठीक है ना। अब अभी जो है अनक्रूड ओरियन जो है उसको टेस्ट किया जाएगा, दैट विल बी टेस्टेड ऑन आर्टेमिस 1। और ये जो लॉन्चिंग है ये लॉन्चिंग हो रही है किसके, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के थ्रू। यहाँ पे लिखा भी है दिस विल बी टेस्टेड वाया स्पेस लॉन्च सिस्टम। अभी एक नया सिस्टम बनाया गया है, स्पेस लॉन्च सिस्टम के थ्रू बनाया गया है, एंड ये आज यानी कि 29 अगस्त को ये ट्राई किया जाएगा। एंड आज के न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ आई हुई है वैसे, तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी दिखा दूंगा, बट दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अब एनपीटी के रिव्यू के बारे में लिखा था, तो एनपीटी का रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एनपीटी का रिव्यू, एनपीटी क्या है पहले, एनपीटी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इट्स अ मल्टीलेटरल ट्रीटी जिसका एम है एट लिमिटिंग द स्पीड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इंक्लूडिंग 3 एलिमेंट्स, मतलब कि न्यूक्लियर का नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा डिसआर्मामेंट, मतलब जहाँ पे आर्म है न्यूक्लियर उनको डिसआर्म करना, देन पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो 3 चीज़ें ही है बेसिकली इसके अंदर। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कि जहाँ पे न्यूक्लियर नहीं है वहाँ पे ना जाए, दूसरा जहाँ पे है उसका डिसआर्मामेंट हो जाए, तीसरा एक तो नॉन जो ये आपका तीसरा क्या है, तीसरा है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैं आपके बेसिकली एनपीटी के एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब ये जो स्टार्ट हुआ था इसका, तो वो न्यूक्लियर 5 जो न्यूक्लियर स्टेट्स है, 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये ट्रीटी 1968 में साइन हुई थी, 1968 में साइन हुई थी, और 1970s में जाकर के ये फोर्स में इंटर कर गई, ठीक है ना। इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1970, ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशंस अगर मैं बताऊँ तो इम्प्लीकेशन जैसे स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर पावर विल नॉट एक्वायर देम, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्टेट्स विद न्यूक्लियर पावर विल परस्यू डिसआर्मामेंट, जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया। एंड all the states will go for peaceful use of nuclear energy, ठीक है ना। Now this treaty defines nuclear weapon states as those that had manufactured and detonated a nuclear explosive device prior to 1st January 1967 सॉरी। तो ये ट्रीटी डिफाइन करती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स उन कंट्रीज को जिन्होंने मैन्युफैक्चर या डिटोनेट किया है एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस को प्रायर टू 1st जनवरी 1967। ऑल द अदर स्टेट्स आर देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी नॉन न्यूक्लियर
वेपन स्टेट। बाकी इसके बाद वाले जितने भी हैं 1967 1 जनवरी के बाद वाले, वो सब नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स में आते हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में आते हैं। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में जो आते हैं वो है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, जो कि परमानेंट 5 ही है, यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं। एंड दिस ट्रीटी डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट पार्टीज टू डेवलप प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। ये ट्रीटी उस चीज़ों को नहीं रोकती हैं आपके, मतलब कि जब पीसफुल पर्पस के लिए आप करते हैं तो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, इंडिया हैज़ नॉट साइंड एनपीटी, है ना। तो इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है। और कौन सी कंट्रीज ने एनपीटी साइन नहीं किया है आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में कि बाकी कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने नहीं साइन किया है। यूक्रेन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बैक ऑनलाइन, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, ज़ैपोरिज़िया। दिस इज ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज यूक्रेन्स पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड इट इज यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये यूरोप की लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और बाल बचा था ये बीच में जब इसके ऊपर अटैक होने वाला था, तो दैट वाज द थिंग। इंटेलिजेंसी सीक लॉ ऑन क्रिप्टो डील्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आप क्रिप्टो और क्रिप्टो एसेट्स पे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है उनके ऊपर एक लॉ बनाइए ताकि हमको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको दिक्कत बता दूं ताकि आपको समझ में आए। अभी तक क्या हो रहा है, जो ओनरशिप ऑफ क्रिप्टो एनर्जी एक्सचेंज है विच आर ऑपरेटेड इन इंडिया बाय द चाइनीज कंपनीज इज नॉट येट ऑन रिकॉर्ड। अभी भी ये रिकॉर्ड में नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि द अथॉरिटीज कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच एक्सचेंजेस ओनली आफ्टर अ क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड। अभी जो लॉ है वो ये तब कहे कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ हैं, ये तभी इन्फॉर्मेशन मांग सकती हैं एक्सचेंजेस से जबकि वो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया गया हो, अदरवाइज वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि भैया आप हमको एटलीस्ट पावर तो दो कि हम इन एक्सचेंजेस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें, देखें क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके, किसका पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ही इसका प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरीके से जैसे वजीर एक्स हो गया, ये सारे हो गए, कहाँ कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो ही रही है, तो इसी को रोकने के लिए द एजेंसीज आर सीकिंग पावर अकिन टू दोज अवेलेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो वो कह रहे हैं कि भैया हमको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो पावर्स है ना, वो पावर्स दोबारा दे दो फॉर क्रिप्टो एक्सचेंजेस एज वेल, ताकि हम एटलीस्ट पता कर सके, ठीक है ना। More Muslim women are opting for खुला their right to instant divorce। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, तलाक़े सुन्ना बताया, तलाक़े बिद्दत बताया, तलाक़े हसन जो कि 2017 में इसको वो भी किया गया था, है ना। तलाक़े हसन को सट असाइड भी किया गया था, ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं, जहाँ पे 3 बार तलाक बोलने से हो जाता है। तो ये मेन के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अभी जो मेन के लिए अलाउड है वो है तलाक़े हसन नहीं था अभी जो सेट असाइड किया गया था। तो याद रखें, तलाक़े हसन में क्या होता है, तलाक़े हसन में 3 बार तलाक तो बोलना होता है, लेकिन एक महीने के गैप में, मतलब 1 महीने में पहले 1 तारीख को पहली बार बोलो, 1 महीने की नेक्स्ट महीने की पहली तारीख को दूसरी बार बोलो, एंड तीसरे महीने की पहली तारीख को तीसरी बार। पहली तारीख मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया, मतलब 1 महीने के गैप में अगर आप 3 बार बोलते हैं तो ये भी इंस्टेंट तलाक होता है। अब जो फीमेल्स को अलाउड है वहाँ पे जो इंस्टेंट तलाक, वो खुला जो है उसमें क्या होता है कि जो विमेन होती है, शी कैन इनिशिएट द डाइवोर्स बाय सरेंडरिंग हर मेहर, या फिर जो वेल्थ ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉमिस टू द वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज। क्या होता है, मैरिज के टाइम पे वहाँ पे वुमेन के लिए भी कुछ पैसा डिसाइड किया जाता है जो कि मेहर कहलाती है, मेहर की राशि। तो मेहर अगर उन्होंने ले ली है तो उसको मेहर को सरेंडर करनी पड़ेगी और वो डाइवोर्स इंस्टेंटली ले सकती है खुला के थ्रू, है ना। और एक डॉक्यूमेंट होता है खुला नामा जिसे बोलते हैं, ओरली या एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, मतलब ओरली भी खुला हो सकता है या डॉक्यूमेंट के थ्रू भी हो सकता है, जिसको खुला नामा बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर मेहर नहीं दी गई है वुमेन के द्वारा, ली नहीं गई है, तो फिर मतलब वो खुला कर सकती है, बट हाँ शी कैन नॉट डिमांड द मेहर एज अ मैरिज बीइंग कॉल्ड ऑफ, ठीक है। तो बाद में जब वो जाएगी तो दोबारा मेहर नहीं मांग सकती वो। तो तलाक़े हसन में 3 बार, लेकिन महीने के सेपरेशन में, और खुला जो है वो वुमेन के लिए। तो वुमेन आर वेरी मच ऑप्टिंग फॉर खुला एज वेल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
आते हैं आज के एडिटोरियल्स में। तो पहला एडिटोरियल जो आज का है वो है अ पब्लिक जज विद एन अनसर्टेन लेगेसी। अब ये ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है वो एन.वी. रामन्ना जी, जो हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में लिखा है ये। और इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली है जी की प्लस माइनस दोनों ही हैं। एन.वी. रामन्ना जी के प्लसेस भी और माइनसेस दोनों लिखे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ऑथर ने सबसे पहले ओवरऑल जुडिशरी, अब देखो क्या करना आप लोग, ये GS2 का टॉपिक है, ऑब्वियसली GS2 का टॉपिक है, इसमें जुडिशरी के जो शॉर्टकमिंग्स है, जुडिशरी के शॉर्टकमिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके जो बताऊंगा पॉइंट्स वो आप लिख लीजिएगा। जुडिशरी के शॉर्टकमिंग्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे एन.वी. रामन्ना का कंट्रीब्यूशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे हाँ जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले ऑथर ने जो बोला कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्पीच था उसमें उन्होंने ये कहा कि वो लिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर पाए, लिस्टिंग प्रोसेस में कोई सुधार नहीं कर पाए। तो मतलब कि एक तो आपको इशू ये समझ में आ गया कि द लिस्टिंग प्रोसेस इन जुडिशरी इज़ वेरी मच मतलब अंडर मतलब डाउट एंड सस्पिशन। क्यों? क्योंकि वही केसेस लिस्ट किए जाते हैं जो या तो इजी केसेस हैं या तो जिनको लिस्ट करने से कोई बड़ा मतलब उससे बवाल नहीं खड़ा होगा, या फिर क्योंकि लिस्टिंग की पावर तो भैया कोर्ट के ऊपर है ना कि वो कौन से केस को लिस्ट करना चाहते हैं ना। तो लिस्टिंग की प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा ओपेक है। एंड यही चीज़ एन.वी. रामन्ना जी ने कहा कि इसको वो सुधार नहीं पाए। एंड जस्टिस यू ललित जो इनकमिंग CJI थे, ही इमीडिएटली आइडेंटिफाइड रिफॉर्मिंग द लिस्टिंग प्रोसेस एज एन अर्जेंट एरिया ऑफ कंसर्न। तो रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द लिस्टिंग प्रोसेस। तो ये आपको याद रखें कि लिस्टिंग प्रोसेस में रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसके बाद आप अगर देखें तो लिस्टिंग प्रोसेस हमको वैसे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगेगी, लेकिन लिस्टिंग एंड एलोकेशन प्रोसेस ही डिसाइड करता है कि कौन से केसेस डिस्कस होंगे, कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा एंड कौन सा व्यक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसको डिसाइड करेगा। तो लिस्टिंग प्रोसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड लिस्टिंग प्रोसेस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा कि कुछ चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, जैसे कि एक तो उनका जो बड़े केसेस था, मतलब बड़े बिग केसेस जो कि जिसमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल आपके इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में आपको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है ना। दूसरा जो है ऑथर ने कहा कि जैसे एक और चीज़ थी कि कुछ अच्छी चीज़ें भी की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एन.वी. रामन्ना जी ने एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि जो सेडिशन में पेनल्टी थी, सेडिशन में जो केसेस थे उनको उन्होंने थोड़ी दिनों तक के लिए उन्होंने अबेयंस में रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, सेडिशन में किसी को कोई अरेस्ट नहीं करेगा, है ना, जब तक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिटरमाइन ना कर ली जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट जरूर उन्होंने लिया था। फिर उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन का भी, मैंने परसों ही आपको बताया था कि बेनामी ट्रांजैक्शन में जो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का पॉइंट ऐड किया गया था उसको उन्होंने नल एंड वॉइड करके हटा दिया, ठीक है ना। और जो उसमें आर्बिट्ररी क्रिमिनलाइजेशन था उसको हटा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी चीज़ें थी जो कि की गई हैं, ठीक है ना। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू नहीं देखा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा, है ना। आर्टिकल 370 के बारे में चलो ये तो हटाओ, इसके बारे में तो मैं खुद ही बात नहीं करूँगा, क्योंकि आर्टिकल 370 तो बहुत अच्छा किया जो उन्होंने हटा दिया। तो आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ दैट। हिजाब इन स्कूल्स, हाँ ये इशू जरूर आपको देखना चाहिए था, हिजाब वाला इशू देखना चाहिए था। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इसके अलावा आधार अमेंडमेंट्स जिन्होंने अभी क्वेश्चन उठाए, तो कुछ क्वेश्चन थे जिनको स्किप किया गया, मतलब कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस थे जिनको स्किप किया गया है। तो ऑथर का ये एलिगेशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं उनको एन.वी. रामन्ना जी ने कहीं ना कहीं स्किप किया और जो थोड़ा ईजी वे आउट थे उनको पकड़ा। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दैट, ठीक है ना। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन में ऑथर ने कहा कि बहुत एक ब्राइट स्पॉट है, लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम भी समझ में आती है जुडिशरी की। वो ब्राइट स्पॉट ये है कि जो वैकेंसीज थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी, उनमें 200 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट जो हुए हैं रिसेंटली, वो एक बड़ा टास्क है। मोर देन 200 अपॉइंटमेंट्स हैव बीन डन जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट चीज और हाई कोर्ट के सबको मिला करके, और दैट वाज अ वेरी गुड थिंग एज वेल, ठीक है ना। तो ये 200 से ज़्यादा जो अपॉइंटमेंट हुए वो एक बड़ा अचीवमेंट था जो कि अचीव किया गया। और इसके अलावा हालांकि ऑथर ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे एन.वी. रामन्ना जी, वहाँ पे एक इशू देखने को मिला जब उनकी बेटी ने, उनकी डॉटर ने अमरावती कैपिटल रीजन में बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदी। फिर उसके ऊपर एलिगेशन भी लगा। फिर पहले तो उन्होंने मना कर दिया आंध्र प्रदेश को केस को ही लेने से, लेकिन बाद में जब केस लिया गया तो उन्होंने फिर उसको लिया और उसको फिर वो हटा करके डिसमिस करवा दिया गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो नेपोटिज्म वाला एक कहना चाहिए जो फैक्टर है, जो कई बार एलिगेशन लगता है जुडिशरी के ऊपर
के नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में, तो उसका एक छोटी सी झलकी ये भी है ना, दैट इज़ अ स्पॉट इन दैट एज वेल, है ना। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो CJI थे उन्होंने पब्लिक के साथ जो इंगेजमेंट था जस्ट जुडिशरी का वो बढ़ाया ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक सेशंस में गए, उनका एक प्रोसेशन भी हुआ था उनके होम टाउन में। लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पे वो बाहर पब्लिक से तो ज़्यादा घुले मिले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को लेने में जो उनकी कैपेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं डाउन दिख रही थी। दीज आर द एलिगेशंस ऑफ ऑथर इन द ओवर द NV रामना जी एंड ओवर द जुडिशरी एज वेल। अगला है जापान कंटिन्यूइंग स्ट्रगल विद जेंडर पैरिटी। ये दूसरा आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है जापान में जो लोएस्ट टोटल बर्थ है 2021 में 8,10,000 बर्थ ही हुए जापान में, और उसमें भी ऑथर ने ये कहा है कि वहाँ पे जो जेंडर गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। द जेंडर गैप इंडेक्स हैज़ इंक्रीज अलॉट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, क्या निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है, और उसमें जो जेंडर पैरिटी है वो देखी जाती है, मतलब कि इनकम में देखी जाती है, पॉलिटिकल देखी जाती है, एजुकेशन में देखी जाती है, हेल्थ में देखी जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एजुकेशन वाइज तो बहुत अच्छा है, एजुकेशन वाइज तो जापान बिल्कुल इक्विवेलेंट चल रहा है, ऐसा नहीं कि तो ऊपर नीचे है। लेकिन ओवरऑल जो रैंक थी जापान की, रैंक जो थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ वो 116 थी, मतलब 116 कंट्रीज़ की रैंकिंग आउट ऑफ 146 जापान की थी, जो कि G7 में लोएस्ट है, लोएस्ट अमंग द G7 कंट्रीज़। और G7 में सबसे कम वैसे इसके बाद इटली की आती है 63 रैंक। अब आप सोचो इटली की 63 के बाद जापान 116 में आता है, तो कहीं ना कहीं G7 में होने लायक भी नहीं है जापान। दूसरा दिक्कत क्या हो गया, वो ये दिक्कत ये है कि एजुकेशन में तो हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब जापान अच्छा कर रहा है वहीं पर, लेकिन हेल्थ में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है विमेन का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वो बहुत कम है। द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन जापान इज वेरी लेस एंड दैट इज रिड्यूसिंग द रैंक ऑफ जापान इन द विमेन गैप, है ना। इसके अलावा वहाँ पे विमेन जो हैं दे होल्ड मेयरली 10% ऑफ जापान पार्लियामेंट्री सीट्स एज ऑफ अप्रैल 2022, और G7 में अगर आप एवरेज कंपेयर करेंगे तो 30%, अगर आप देखें 30% या ज़्यादा है उससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो G7 में होने लायक जापान तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी में भी कहीं ना कहीं ये भरा हुआ है, जैसे कि कई स्पीचेस जो दिए जाते हैं वहाँ पे कई बार ऐसा कहा गया कि विमेन जो है वो बर्थ गिविंग मशीन है, बर्थ गिविंग मशीन है आपकी जो विमेन है, ऐसा जापान में कहा जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी पुअर लॉजिक, वेरी पुअर पैथेटिक थिंकिंग जो कि वहाँ पे लोग रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं। ओवरऑल कंट्री अच्छी, लेकिन इस तरीके से जो जेंडर के अगेंस्ट जो उनका बायस है दैट इज़ नॉट अ वर्थ थिंग। इसके अलावा अगर आप देखें तो वुमेन वहाँ पे जो जॉब करती हैं काफ़ी लो पेइंग जॉब्स करती हैं, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर मैनेजमेंट में, हायर एग्जीक्यूटिव रैंक में वुमेन को नहीं रखा जाता। कई बार तो रिजल्ट्स चेंज कर दिए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक कि वुमेन ना इंक्लूड हो पाए एम्प्लॉयमेंट में, तो रिजल्ट्स तक चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे आज भी विमेन को, वाइफ को कनई बोलते हैं। कनई का मतलब क्या होता है, द वन दैट रिसाइड्स इनसाइड द हाउस, मतलब जो घर के अंदर रहे। मतलब एक तरीके से मेंटालिटी जो प्रेजुडाइस है, बायस है, वो एक तरीके से उनके विमेन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द रियलिटी। ऑथर ने कहा कि देखो इंडिया को इससे लेसन्स ले लेना चाहिए, इंडिया को इससे लेसन लेना चाहिए कि ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा सारे, जब आपके सारे पिलर्स में आप अच्छा वर्क करेंगे। और वुमेन्स को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कोई भी वुमेन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ना आपका ना एजुकेशनली, ना आपका इकोनॉमिकली आपकी कंट्री बेनिफिट कर पाएगी। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं पिन कोड एट 50 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि इंडियन पोस्ट ने जो पिन कोड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो इंट्रोड्यूस किया था 6 डिजिट पोस्टल इंडेक्स नंबर, 6 डिजिट पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये था अगस्त 15, 1972 को। तो ये आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो 6 डिजिट जो पिन कोड सिस्टम यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 15 अगस्त 1972 में किया गया था। तो अभी सिल्वर जुबली एडिशन था, 50 साल पूरे हो चुके हैं। ऑथर ने कहा कि पिन कोड सिस्टम जो है काफ़ी पहले तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, पहले लोग लिखते भी नहीं थे, बट आज इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आजकल जो पोस्ट है, ना केवल पोस्ट बल्कि जो आजकल डिलीवरी जो होने लगी, ई कॉमर्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है ना।
सो दैट इज़ द थिंग। तो ऑथर ने कहा कि थोड़ा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पिन कोड सिस्टम में भी है ना, पिन कोड सिस्टम में भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्या होता है पिन कोड तो है ही लेकिन एक बीट नंबर भी होता है, क्योंकि एक हर एरिया को एक बीट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग बीट में डिवाइड करते हैं, और हर बीट में कोई एक पोस्टमैन होता है, एक डिलीवरी एजेंट होता है ना। तो ऑथर ने कहा कि इस पिन कोड सिस्टम को अगर आप ये बीट कोड या बीट नंबर से एसोसिएट कर दो तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और ज़्यादा ईज हो जाएगी, है ना, उसकी सॉर्टिंग आसान हो जाएगी। और लिखना तो ऑब्वियसली लिखना है ही, कई लोग लिखते नहीं, आज भी पिन कोड सिस्टम मैंडेटरी नहीं, कई जगहों पे लिखा नहीं जाता, जिस कारण से फिर वो जब मशीन में सॉर्टिंग होती तो वो हो नहीं पाती कि कौन सा पोस्ट कहाँ जाना है, फिर उसको मैनुअली सॉर्ट किया जाता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल आपको डेट ज़रूर याद रखनी है। द कंसर्न्स अराउंड आधार एंड वोटर आईडी लिंकेज, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली एक पता होगा आपको, इलेक्शन कमीशन ने, आपके यहाँ भी BLO आए होंगे, ब्लॉक जो ये आप ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो होते हैं, BLO जिसको बोलते हैं, और BLO आए होंगे, उन्होंने आपसे आपका आधार नंबर मांगा होगा, आधार कार्ड मांगा होगा। तो एक्चुअली ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक किया जाएगा, ठीक है ना। और लगभग 2.5 करोड़ आधार होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटरली सबमिट कर दिया है अपने डेटा को, ठीक है ना, आप इसको याद रखेगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अभी जो गवर्नमेंट कहना कि आधार मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फॉर्म 6B जो है वो ये कहता है कि आधार अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप आधार नहीं सबमिट कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, देन देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, जब आधार आप फर्निश ना कर पाएँ, तो इफ़ यू डोंट हैव आधार नंबर और यू आर नॉट एबल टू फर्निश द आधार नंबर, देन वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स आर देयर विच यू कैन गिव, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। अब कई लोगों ने इसके ऊपर बवाल जरूर खड़ा किया कि भैया KS पुट्टास्वामी केस जो था, पुट्टास्वामी केस, तो उसमें KS पुट्टास्वामी में ये ज़रूर कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक चीज़ और कही गई थी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो ज़रूर इसमें कुछ एक्सेप्शंस या बना सकती है, ठीक है ना। तो जो आइडेंटिटी है एक व्यक्ति की, जो क्या होता है कई बार वोटर्स जो है अलग अलग जगहों पर रजिस्टर हो जाते हैं, गाँव में भी वोट डालने चले जाते हैं और अपने शहर में भी वोट डालते रहते हैं। तो उस जो प्रॉब्लम है ना कि एक आदमी एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के वोट ना दे, उसको करने के लिए बेसिकली आधार से लिंकेज किया जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है सेक्शन 23(4) जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में डाला गया था, एंड वो कहता है कि इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन इन इलेक्टोरल रोल ऑफ मोर देन 1 कंस्टिट्यूएंसीज फॉर सिटीजन्स रिक्वायर्ड देम टू फर्निश देयर आधार नंबर्स। तो सेक्शन 53 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सेक्शन 23 आपका जो है सेक्शन 23 का 4 है ना, पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, ये ऐड किया गया है 2021 में, ठीक है ना। याद रखिएगा पार्लियामेंट ने 2021 में ऐड किया है सेक्शन 23(4), ये इंसर्ट किया है किसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में। और इसके तहत उन्होंने कहा कि अगर जो आपका ऑफिस इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर है, अगर वो आइडेंटिटी के लिए या ये देखने के लिए कोई एक व्यक्ति एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी में ना इनरोल्ड हो, ये सब चेक करने के लिए अगर वो चाहे तो आधार नंबर फर्निश करवा सकता है, आधार नंबर मांग सकता है, ठीक है ना। तो इसी कारण ये आधार नंबर मांगा जा रहा है, और जब आधार नंबर आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो मैंने आपको बता दिया। रिविजिटिंग द एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि ये जो जजमेंट है एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु, तो ये जजमेंट 2 जज बेंच ने किया था, 2 जजेस ने किया था 2013 में। और तब इन्होंने कहा था कि जो आप इस तरीके से पोल प्रॉमिसेस करते हो, मतलब प्री पोल प्रॉमिसेस, मतलब चुनाव होने के पहले जो आप उनसे प्रॉमिस करते हो कि ये देंगे, है ना, और गाड़ी के साथ लाइटर के साथ घर फ्री, ये सारी चीज़ें आप करते थे। तो जो प्री पोल प्रॉमिसेस थी 2013 में कहा गया था कि ये इंडिविजुअल की है ना कि पार्टी की, इसलिए इसको करप्ट प्रैक्टिस हम नहीं मान सकते। और अभी क्या है, इसको रिविजिट करने की बात चल रही है। नाउ दे आर सेइंग दैट इट शुड बी रिविजिटेड, और 3 जज बेंच जो है वो इसको रिविजिट करेगी। द 2013 बालाजी जजमेंट जो कि कहता था कि प्री पोल इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस आर नॉट करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं पोल में, वो सेक्शन 123 के अंदर आती हैं, किसके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ये ज़रूर याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 123, ठीक है ना। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट वो देखेगा कि क्या स्टैंड उसको चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर।
आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ तो नहीं दिख रही है, विश्वास रखा करो, यहाँ पे जहाँ नहीं दिख रही वहाँ नहीं दिख रही है ना। नासा का मून रॉकेट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ओरियन, या फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ओरियन के बारे में, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जो है वो ओरियन को लेकर के जाएगा। तो अभी तो ये नॉन क्रूड रहेगा, लेकिन बाद में इसमें क्रू भी जाएगा, तो लेट्स सी। और कल का मैच हमने जीत लिया। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।